तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली के बारे में वैसे तो आप बेसिक चीजें जानते हैं कि फ्यू सेलर्स होते हैं, है ना। कम ही सेलर है, 10-15 सेलर है, इस टाइप से। अब इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, उनके मैं शॉर्ट में आपको डेफिनेशन और उनके एग्जांपल आपको समझाऊंगा। सबसे पहले एक वर्ड आएगा प्योर ओलिगोपोली। इसको परफेक्ट ओलिगोपोली भी बोला जाता है। तो ऐसी ओलिगोपोली तब होती है जब प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, यानी आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है। तो उसमें क्या है कि प्रोडक्ट में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। जैसे एग्जांपल है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। अब एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम होता है, उसमें क्या अलग हो जाएगा। पेट्रोलियम इंडस्ट्री तो ओपेक कंट्रीज हैं, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, वो पेट्रोल निकालती है। पेट्रोल पेट्रोल में क्या फर्क होगा। तो हमको ये थोड़ा ना, पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो भैया इराक का पेट्रोल भरना, सऊदी अरब का भरना, लीबिया का भरना, ऐसा तो होता नहीं। पेट्रोल तो पेट्रोल होता है। तो जब होमोजेनियस प्रोडक्ट हो तो उसको प्योर ओलिगोपोली बोलते हैं। इट टेंड टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स। जो इनका बेसिक काम होता है, ये रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स बनाते हैं, दैट आर यूज्ड एज इनपुट बाय अदर इंडस्ट्री। और अदर इंडस्ट्रीज इनको यूज करते हैं, जैसे पेट्रोलियम को और एल्यूमिनियम को अदर इंडस्ट्री यूज करती है। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। वो परफेक्ट था, ये इम्परफेक्ट है। जब गुड्स जो बेची जाती हैं वो प्रोडक्ट जो है डिफरेंशिएटेड होते हैं। वो डिफरेंशिएटेड कैसे होते हैं, जैसे एग्जांपल है टेल्कम पाउडर। अपन टेल्कम पाउडर लगाते हैं, ये डिफरेंट फ्रेग्रेंस के आते हैं। कोई कहता है इसमें क्रीम की खुशबू आ रही है, कोई कह रहा है संतरे की खुशबू आ रही है, कोई कह रहा है तुलसी की खुशबू आ रही है। तो अलग अलग टाइप के टेल्कम पाउडर जो है यूज होते हैं। तो फिर ये इम्परफेक्ट ओलिगोपोली या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली जो है वो कहलाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ओपन ओलिगोपोली, वेयर न्यू फर्म कैन एंटर इन द मार्केट। मतलब नई फर्म के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है। नई फर्म कभी भी आ सकती है, ओपन है उसके लिए मार्केट। एंड कॉम्पीट विद द एग्जिस्टिंग फर्म। और एग्जिस्टिंग फर्म से कंपटीशन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मोबाइल मार्केट, कितने सारी मोबाइल कंपनियां आ रही हैं जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये ओपन ओलिगोपोली है, ये ओपन ओलिगोपोली है। इसका जस्ट अपोजिट होता है क्लोज्ड ओलिगोपोली। इसमें व्हेन न्यू फर्म कांट एंटर, वो एंटर नहीं हो सकती इन द मार्केट। जैसे पेट्रोलियम कंपनियां इंडिया के अंदर कौन सी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपी, भारत पेट्रोलियम बीपी, इंडियन ऑयल आईओ, बस। इसके अलावा और कोई पेट्रोलियम कंपनी प्राइवेट में ठीक है, एक दो आई है, रिलायंस वगैरह आई है, लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन है। गवर्नमेंट जब तक लाइसेंस नहीं देगी तब तक आप पेट्रोलियम कंपनी ओपन नहीं कर सकते। तो ये कहलाती है क्लोज्ड ओलिगोपोली। नेक्स्ट आपकी आती है कल्लुसिव ओलिगोपोली, नॉन कॉम्पिटिटिव कहते हैं इसको। ये आपस में कंपटीशन नहीं करते। इसमें फर्म्स के अपना कार्टेल बना देती है। कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप बना देती है। ऑल फर्म कम अनटू ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग, सबकी एक अंडरस्टैंडिंग आपस में डेवलप हो जाती है। किस किस चीज में कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कि अपन प्राइस क्या रखेंगे, अपन आउटपुट कितना करेंगे। अपन अपना आउटपुट कोटा पूरा कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, आप 5,000 का आउटपुट करेंगे, आप 6,000 का करेंगे, आप 7,000 का करेंगे। समटाइम्स अ लीडिंग फर्म इन द मार्केट एक्सेप्टेड बाय द कार्टेल। और कार्टेल जो है वो किसी एक लीडिंग फर्म को अपना लीडर मान लेता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में मारुति को लीडर मान लिया और वो प्राइस लीडर बन जाता है। तो जैसे मारुति अपनी प्राइसेस इंक्रीज करती है ना, तो बाकी सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर लेती हैं। तो तो ये प्राइस लीडर बन जाती है। एंड ऑल अदर फर्म एक्सेप्ट प्राइस फिक्स्ड बाय द प्राइस लीडर। जो प्राइस लीडर प्राइस तय करता है, बाकी की फर्म जो है वो उसको मान लेती हैं। तो ये आपस में प्राइस के लिए कंपटीशन नहीं करती, नॉन कॉम्पिटिटिव होती है। इसी को कल्लुसिव ओलिगोपोली कहते हैं, जिसमें ये कॉमन स्ट्रेटेजी के अंदर आपस में जुड़ जाती है। इसका जस्ट अपोजिट होता है नॉन कल्लुसिव ओलिगोपोली। ये कॉम्पिटिटिव होती है, यानी आपस में कॉम्पिटिशन करती है ना। जैसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, रिलायंस जियो एयरटेल, या मोबाइल हैंडसेट कंपनीज हैं, ये आपस में कंपटीशन करती हैं। ईच फर्म फॉलो इट्स, सबकी अपनी खुद की प्राइस पॉलिसी होती है। अपन देखते हैं ओप्पो अपनी प्राइसेस रखता है, वीवो अपनी प्राइस रखता है, शियोमी अपनी प्राइसेस रखता है। ट्राई टू इंक्रीज द मार्केट शेयर थ्रू कंपटीशन। खूब एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप देखते हो जगह जगह इनके एडवर्टाइजमेंट। क्यों, क्योंकि हर जना अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता है। कट थ्रोट कंपटीशन है इनके अंदर, भयंकर कंपटीशन प्राइसिंग को लेकर, और कॉम्पीट विद ईच अदर। तो इसका एग्जांपल यही है, मोबाइल हैंडसेट कंपनीज अपन देख रहे हैं इंडिया में, ये सब जो है नॉन कल्लुसिव ओलिगोपोली के अंदर आती है। नेक्स्ट आपका आता है पार्शियल ओलिगोपोली। इसका एग्जांपल है जियो कंपनी। व्हेन द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म कॉल्ड प्राइस लीडर, तो इसको पार्शियल ओलिगोपोली कहते हैं। इसमें क्या होता है तो कुछ और फर्म भी,
लेकिन जियो कंपनी ने सबसे ज्यादा फ्री में अपना डेटा देकर अपना काम जो है वो बना लिया और उस काम को कर लिया। अब सब जने उसी की प्राइस को जो है फॉलो कर रहे हैं। ये कहलाती है पार्शियल ओलिगोपोली। इसका जस्ट अपोजिट होता है फुल ओलिगोपोली। इसमें प्राइस लीडरशिप होती नहीं किसी की, कोई प्राइस लीडर नहीं है। अब पिज्जा हट है, डोमिनोज है, अब यहाँ दो बड़े ब्रांड है पिज्जा के, दोनों ही चल रहे हैं। कोई प्राइस लीडर नहीं है कि एक जना प्राइस जो तय कर देगा दूसरा उसको फॉलो करेगा। ये कहलाती है फुल ओलिगोपोली। फुल ओलिगोपोली के अंदर कोई प्राइस लीडर जो है वो आपका नहीं होता है। एक आपका आता है नेक्स्ट सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली क्या है? वेयर द फर्म सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू सेंट्रलाइज सिंडिकेट। सिंडिकेट यानी सेंट्रल एजेंसी बना देते हैं। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होती है इनके। जैसे एक नाम सुना होगा आपने, एसीसी, एसोसिएशन ऑफ सीमेंट कंपनीज। कई सारी सीमेंट कंपनीज ने मिलकर अपनी एक एसोसिएशन बनाई, उसका नाम रखा एसोसिएशन ऑफ सीमेंट कंपनीज, जिसका शॉर्ट फॉर्म हुआ एसीसी। तो उन सब ने अपने नाम, ब्रांड नेम को ही एसीसी कर लिया और वो सभी सीमेंट की फैक्ट्रीज एक ही ब्रांड नेम, सिंगल नेम पर अपना एसीसी के नाम से जो सीमेंट है वो बेचती हैं। तो इस टाइप से सिंडिकेटेड ओलिगोपोली कहलाती है कि बहुत सारी फर्म मिलके कॉमन नेम के अंडर में काम करना चालू कर दें, तो उसको सिंडिकेटेड ओलिगोपोली कहते हैं। इसी का थोड़ा सा अगेंस्ट और थोड़ा सा मिक्सअप होता है ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली, वेयर द फर्म ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए सेंट्रल एसोसिएशन, वही एसीसी टाइप से। फॉर फिक्सिंग प्राइसेस भी कर लेते हैं, आउटपुट भी कर देते हैं, अपना कोटा भी तय कर लेते हैं, आपस में प्राइस कंपटीशन भी नहीं करते सबकी। पर अब यहाँ क्या है, कोई कॉमन नेम नहीं है, ये यहाँ आके एसीसी नहीं है। अब ये अपने अपने नाम से ही काम करते हैं। सबकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है कि श्री सीमेंट अलग चल रहा है और आपका वंडर सीमेंट अलग चल रहा है और बिरला सीमेंट अलग चल रहा है। तो ये कहलाती है ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। तो ये जो है इसका अपोजिट है, सिंडिकेटेड का क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया। कुछ अदर मार्केट फॉर्म्स भी होती हैं जिनका अपन को ध्यान रखना चाहिए। एक होती है ड्यूपोली, व्हेन देयर आर ओनली टू फर्म्स इन द मार्केट, मार्केट में फर्म ही दो हैं। जैसे अपन देखते हैं, अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट करने हैं तो आपको दो ही कार्ड मिलेंगे, एक वीजा कार्ड, एक मास्टर कार्ड, तीसरा है ही नहीं। तो ये ड्यूपोली सिस्टम है। एरोप्लेन बनाने की जो कंपनी है पैसेंजर के लिए, वो एक तो बोइंग है और एक एयरबस है, और कोई एरोप्लेन बनाता ही नहीं है। तो ये ड्यूपोली की सिचुएशन आ गई। इसमें दो ही सेलर है, दो ही फर्म है मार्केट में, तो ये कहलाती है ड्यूपोली। एक कंडीशन आती है मोनोप्सोनी, सिंगल बायर ऑफ प्रोडक्ट। खरीदने वाला ही एक ही जना है, खरीदने वाला एक ही जना है, उसी को बेच सकते हैं। बनाने वाले चाहे कितने भी जने हो, लेकिन खरीदने वाला जना एक ही है। जैसे ओपीएम, जितने भी किसान अफीम ओपीएम उगाते हैं, वो खरीदने वाली सिर्फ गवर्नमेंट ही होती है। अगर और कोई खरीद रहा है तो गलत है, गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं कर रखा, केवल गवर्नमेंट ही उसको खरीदेगी और देन उसे बेचेगी। ये कहलाती है मोनोप्सोनी, सिंगल बायर ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है ओलिगोप्सोनी। ओलिगोप्सोनी क्या होता है? फ्यू बायर, फ्यू लार्ज बायर। मतलब कुछ लार्ज बायर होते हैं, जैसे दे कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, वो प्राइस को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। जैसे फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट क्या होता है? जैसे कोई एक जगह पर है ना, एक बड़ा मॉल खुल गया। अब मॉल खुल गया तो वही आप वहां के आसपास के लेबर को हायर करेगा, तो वो अपनी प्राइसेस पे करेगा। तो उसको पता है लोगों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई अच्छी जगह ही नहीं है काम करने की, तो उनको हमारे पास आना ही पड़ेगा। तो ये जो कहलाता है वो ओलिगोप्सोनी कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है ओलिगोपोली मॉडल्स, कि ओलिगोपोली के मॉडल्स कौन से होते हैं। तो देखो तीन मॉडल हैं। एक है मॉडल 1, इसमें फर्म इग्नोर इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं लेती, मेक देयर डिसीजन इंडिपेंडेंटली, अपने इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेती है, उनका खुद का डिमांड कर्व है डेफिनेट, और उनका इक्विलिब्रियम वही होता है जहां उनके मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो। तो इसमें इंटरडिपेंडेंस नहीं होती है। एक होता है मॉडल 2, it assumes that an oligopolist is able to predict the reaction pattern of its competition। इसको पता है कि हमारा जो जो जना है, कॉम्पिटिटर है, वो हमारे रिएक्शन पे क्या रिएक्शन करेगा। तो एक फर्म को पता हो कि मैं अगर ये एक्शन लूंगा तो सामने वाला क्या रिएक्शन करेगा। जैसे प्लेयर होता है ना कि मैं ये इस तरीके से खेलूंगा तो सामने वाला कैसा खेलेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिक्शन ही मेक डिसीजन रिगार्डिंग टू प्राइस, कि अब मेरे प्रेडिक्शन के बेसिस मुझे क्या प्राइस रखनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना चाहिए। इसमें इस ओलिगोपोलिस को पता होता है ये बात। ये मॉडल 2 होता है। एक होता है मॉडल 3, ओलिगो पॉलीफर्म एंटर इनटू एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, वो अपने कॉम्पिटिटर से एक एग्रीमेंट कर लेता है।
ट्राई टू परचेज देयर कॉमन इंटरेस्ट, परस्यू देयर कॉमन इंटरेस्ट, कि हाँ भाई यार अपना देख दोनों का एक ही धंधा है, कंपटीशन करेंगे तो खुद का ही नुकसान होगा। दे जॉइंटली एक्ट एज ए मोनोपोली फर्म ऑर्गेनाइजेशन, और वो दोनों एक तरह से मिल जाते हैं और मिलके अपनी मोनोपोली फर्म बनाते हैं। फिर वो अपनी प्राइसेस तय करते हैं इन सच ए मैनर सो दैट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, और अपने प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो सके इस तरीके से। जैसे मैं आपको बताऊं, पेप्सी और कोका कोला करते हैं। पेप्सी और कोका कोला दो ही फर्म है, उनको पता है कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो हमारी पीनी पड़ेगी, तो वो एक तरह से अपनी मोनोपोली फर्म बना लेते हैं और अपनी प्राइसेस तय करते हैं, और किसी को भी अगर कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो उस रेट में पीनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। एक मोनोपोली बता रहा हूं, बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली क्या है कि इसमें बायर भी सिंगल है और सेलर भी सिंगल है, यानी सिंगल सेलर, भाई सिंगल सेलर होता है तो हम उसको मोनोपोली कहते हैं, और सिंगल बायर होता है उसको मोनोपोली कहते हैं, और जब दोनों तरफ ही सिंगल हो तो उसको बायलैटरल मोनोपोली बोलते हैं। मोनोपोली बाय बोथ साइड, सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड मोनोपोली। मोनोपोली होता है सिंगल सेलर और मोनोपोली होता है सिंगल बायर, दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है बायलैटरल मोनोपोली। जैसे रॉकेट पार्ट्स कोई इंडिया की कोई कंपनी मान लो बनाती है, तो उसकी बायर कौन है? गवर्नमेंट। भाई आप और मैं तो रॉकेट के पार्ट्स खरीद के क्या करेंगे, अपन को तो रॉकेट बनाना नहीं है ना, बनाना आता है, तो उसका बायर सिंगल है गवर्नमेंट, और सेलर वो कंपनी, बस। तो सिंगल बायर सिंगल सेलर, तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं बायलैटरल मोनोपोली। देखिए थोड़ा सा ये अपन देख रहे हैं ओलिगोपोली के कुछ मॉडल होते हैं। एक होता है कॉर्नोट मॉडल, मतलब वही चीजें अलग अलग राइटर्स ने दी थी तो उनके नाम के से लिखा हुआ है, द फर्म कंट्रोल इट्स आउटपुट, अपना आउटपुट कंट्रोल करती है लेकिन प्राइस कंट्रोल नहीं करती। तो ऐसी ओलिगोपोली का मॉडल जो है वो कॉर्नोट मॉडल कहलाता है। एक है स्टैकबर्ग मॉडल, द लीडर कमिट टू एन आउटपुट बिफोर ऑल अदर फर्म, कि वो कमिटमेंट होता है कि हाँ भाई अपन को ये आउटपुट करना है, रेस्ट फर्म फॉलो, बाकी की फर्म फॉलो करती है, दे चूज देयर आउटपुट सो एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और वो अपना आउटपुट का कोटा तय कर लेती है, उतना आउटपुट करती है जिससे कि उनका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो सके। और एक होता है बर्ट्रैंड मॉडल, ईच वन कैन कंट्रोल इट्स प्राइस इंडिपेंडेंटली, हर जना अपनी प्राइसेस खुद तय करता है, आउटपुट खुद तय करता है अपने, जिससे कि उनका प्रॉफिट जो हो सके वो मैक्सिमम हो सके। और एक आपको यहाँ चीज बतानी है मुझे, ये आपका होता है ग्रोथ मॉडल होता है ये आपका, जिसमें कि आप बिजनेस साइकिल पढ़ते हैं कि बिजनेस साइकिल किस तरीके से चलती है, ये चीज आपकी कुछ जगहों पे काम आ सकती है। तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि यहाँ जो एक लाइन है वो आपकी जा रही है, ये आपकी रियल जीडीपी, ये जो लाइन आपकी जा रही है ये रियल जीडीपी है। देखो यहाँ लिखा हुआ है रियल जीडीपी और ग्रोथ ट्रेंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हो रहा है। और देन आपकी जो एक जो अपनी इकोनॉमी है वो ऐसे स्ट्रेट तो चलती नहीं, इकोनॉमी चलती है वेव के तौर पे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी फिर ऊपर कभी फिर नीचे कभी फिर ऊपर, इस तरह से आपकी इकोनॉमी चलती है। तो अब इनकी चीजों के क्या नाम हैं, यहाँ अपन लिख रहे हैं आउटपुट या ग्रोथ रेट या रियल जीडीपी, सब इसी लाइन पे चल रहा है। और ये टाइम पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल है, इसको ट्रेड साइकिल भी कहते हैं, बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। जब इकोनॉमी इस तरह से अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर टॉप पे आ जाती है, इसको बूम कहते हैं, इसको पीक कहते हैं। जब ऊपर पहुंच जाती है, अब ऊपर पहुंची तो ऊपर बैठी तो ना रहेगी, वापस नीचे भी तो आएगी, तो जब वो नीचे आने लगती है तो उसको डाउन स्विंग कहते हैं, या उसको कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं, या इसको इकोनॉमिक डाउनटर्न भी कहते हैं। अब ये नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तो जब ये लाइन जो हमारा ट्रेंड लाइन है, ये ब्लू लाइन है, इसके नीचे आने लग जाती है तब ये रिसेशन में जा रही है, इसे डिप्रेशन भी कहते हैं, इसे स्लम भी कहते हैं। और जब ये एकदम ही नीचे आती है कि बिजनेस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रफ। इससे नीचे अब ये नहीं जा सकती, अब ये वापस से ऊपर होगी, इसको बोलते हैं रिकवरी बोलते हैं, इसको इकोनॉमिक रिकवरी भी बोलते हैं। और ये जब यहाँ पहुंचती है अपनी इस ब्लू लाइन के ऊपर आ जाती है तो इसको अपस्विंग भी बोलते हैं, इसको प्रॉस्पेरिटी भी बोलते हैं, इसको ग्रोथ भी बोलते हैं, इसको एक्सपेंशन भी बोलते हैं। फिर ये टॉप पे पहुंच गई तो पीक और बूम, जो यहाँ लिखा था वही वापस हो गया, फिर वही स्टेप यहाँ चालू हो जाएंगे, फिर वही स्टेप यहाँ चालू होंगे। इस तरह से इकोनॉमी जो है वो आपकी चलती है, इसको बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल भी कहा जाता है। अब ये सर अगर मैं कहूँ कि सर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना टाइम लगता है, कि मैं कोई यहाँ से यहाँ, ये अलग अलग इकोनॉमी के अंदर अलग अलग है। कई जगह 2-4 साल में हो जाता है, कई जगह 7-8 साल में होते हैं, कई जगह 10-12 साल तक चला जाता है।
तो अब मान लो कोई बूम चल रहा है तो बूम 4 साल तक रह गया, फिर नीचे आई इकोनॉमी, नीचे आई तो नीचे आने का पीरियड आपका 3-4 साल रह गया, फिर ऊपर उठने में 3-4 साल लग गए, फिर वो 2 साल ऊपर रही, फिर वो नीचे आ गई। तो हो सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी अभी इस फेज में हो सकता है चाइना की इकोनॉमी वो इस फेज में हो सकता है यूएसए की इकोनॉमी इस फेज में। अपन ऐसा नहीं कह सकते सर यूएसए यहाँ है हम यहाँ क्यों हैं, सब अपने अपने स्विंग पे बैठे हैं और ये स्विंग ऐसे ही चलता है। चाइना यहाँ है तो वो यहाँ जरूर आएगा, हम यहाँ है तो हम यहाँ जरूर पहुंचेंगे, यूएसए यहाँ है तो वो यहाँ जरूर पहुंचेगा। तो ये सबके स्विंग्स हैं और सब इस स्विंग्स को फॉलो करते हैं, वो ऑटोमेटिकली होता है। कोई भी इकोनॉमी हमेशा पीक पर बूम पे नहीं रह सकती और वो भी कभी ना कभी ट्रफ पे आएगी आएगी। तो ये सबके स्विंग्स हैं, सभी को इनको फॉलो करना होता है और ये अपने आप होते हैं, इनको कंट्रोल एक हद तक ही किया जा सकता है, उससे ज्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक बच्चों एक ही टॉपिक होता है प्योर वर्सेस परफेक्ट कंपटीशन। दोनों नाम बड़े पास पास लग रहे हैं, इनके कई फीचर मिलते भी हैं पर कुछ चीजों इसमें जो है वो अलग हो जाती है। तो परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन में E.H. चैम्बरलेन ने एक कॉन्सेप्ट दिया प्योर कंपटीशन का। क्या होता है देखो मैं आपको बताऊं। फीचर अपन को पता है कौन कौन से फीचर इकोनॉमी के अंदर होते हैं। देखो अगर मैं सारे फीचर्स की बात करूं, 7 के 7 फीचर तो परफेक्ट कंपटीशन में कहलाएंगे। अगर सारे सातों फीचर क्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट हो आइडेंटिकल यानी एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन यानी फ्री एंट्री एंड एग्जिट हो, एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन, कोई और भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। अगर ये सातों पॉइंट हैं तो ये परफेक्ट कंपटीशन है। लेकिन अगर केवल पहले 4 हैं, केवल पहले 4 हैं तो फिर ये प्योर कंपटीशन। ओनली 4 होने पे प्योर, ये पहले 4 तो ये हो जाता है प्योर कंपटीशन और ये सातों पॉइंट हैं तो ये बन जाता है परफेक्ट कंपटीशन। सो प्योर कंपटीशन एक स्मॉलर टर्म है और परफेक्ट कंपटीशन एक बिगर टर्म है ना। सो द प्योर कंपटीशन इज द पार्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो जो चीज परफेक्ट कंपटीशन है ना तो वो अपने आप ही प्योर कंपटीशन है, पर जो चीज प्योर कंपटीशन है वो जरूरी नहीं है कि परफेक्ट कंपटीशन हो। तो इस पॉइंट को आप इस तरह से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।